दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रबल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दार्शनिक भारत में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जॉन लॉक की ज्ञान मीमांसा पर या जॉन लॉक के ज्ञान सिद्धांत पर। जॉन लॉक के विषय में हमारा एक वीडियो पहले आया हुआ है और हमने जॉन लॉक के विषय में क्या जाना है हम एक बार देख लेते हैं। जॉन लॉक एक अनुभववादी दार्शनिक हैं। तो अनुभववादी जो हैं वो यही मानते हैं कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत जो है वो क्या है, अनुभव है। बुद्धिवादी ये मानते हैं कि हमारे ज्ञान का एकमात्र स्रोत हमारी बुद्धि है। वो ये मानते हैं कि हमारी आत्मा में जन्म से ही कुछ प्रत्यय रहते हैं और उनके द्वारा ही हम सभी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कि सभी ज्ञान हमारी आत्मा में पहले से ही उपस्थित रहता है। अनुभववादी ये मानते हैं कि आत्मा में कोई ज्ञान नहीं रहता, आत्मा एक कोरे कागज की तरह होती है। जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो अपने अनुभवों द्वारा ही प्राप्त करते हैं। अनुभवों से ही हम अपनी आत्मा में एक 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 करके प्रत्ययों को जोड़ते जाते हैं। तो शुरू में हमारी आत्मा कैसी होती है, एकदम अंधेरे कमरे या कोरे कागज की तरह या कोरी स्लेट की तरह। तो ऐसा ही अनुभववादी मानते हैं, यानी कि आत्मा प्रारंभ में आत्मा कैसी होती है, ज्ञान से शून्य, और हम अनुभव से ही अपने ज्ञान को जुटाते हैं। ठीक है, अनुभव द्वारा हम प्रत्यय तैयार करते हैं और प्रत्ययों को अपनी आत्मा में धारण करते हैं। आत्मा अनुभव द्वारा अपने अंदर प्रत्यय जो है पहुंचाती है या धारण करती है। ठीक है, तो जॉन लॉक ने बुद्धिवादियों के जन्मजात प्रत्ययों की जो अवधारणा है पहले उसका खंडन किया था अपनी ज्ञान मीमांसा को, यानी अपनी अनुभववादी ज्ञान मीमांसा को स्थापित करने के लिए। और यही होता है कि पहले अपनी बात रखने के लिए जो हमसे पहले हैं उनके सिद्धांतों का हमें खंडन करना होता है। तो वही काम यहाँ पर किसने किया है, जॉन लॉक ने। तो अपनी अनुभववादी ज्ञान मीमांसा को स्थापित करने के लिए उन्होंने बुद्धिवादी ज्ञान मीमांसा का खंडन किया है, यानी कि पहले जन्मजात प्रत्ययों का खंडन वे कर चुके हैं। जन्मजात प्रत्ययों का जो खंडन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर मेरा वीडियो आया हुआ है, उसे देखें। तो इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, हम जॉन लॉक के अनुसार ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान की प्राप्ति के साधन क्या हैं, हमारे ज्ञान की क्या कोई सीमा है, तो हम ज्ञान के सीमा की भी इसमें बात करेंगे, और हमारे ज्ञान के दो द्वार क्या हैं। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, वस्तुओं का ज्ञान हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर हम ज्ञान की प्रक्रिया को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें लगभग पूरी ज्ञान मीमांसा को कवर करने का प्रयास किया गया है, लेकिन चूँकि ये बहुत बड़ी चीज़ है और उसे कम शब्दों में इस वीडियो में प्रस्तुत करना एक चैलेंज है, फिर भी यहाँ पर प्रयास किया गया है। आप इससे पढ़ें और उसके बाद बुक से पढ़ें तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत बेहतर करके समझ में आ जाएगा। चूँकि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ज्ञान मीमांसा की, जॉन लॉक की ज्ञान मीमांसा की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। तो ज्ञान मीमांसा दर्शन की एक शाखा है, जैसे कि तत्व मीमांसा है। ठीक है ना, तो इसमें हम ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्रमाणिकता, ज्ञान के स्रोत है ना, यानी ज्ञान के साधन जो हैं उसकी बात करते हैं। तो जो ज्ञान की बात करे, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान के साधन आदि की बात करता है, वही जो विचारधारा है या सिद्धांत है। ठीक है, तो इसे सिद्धांत के रूप में भी लिया जाता है और ये दर्शन की शाखा भी है। ठीक है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ज्ञान मीमांसा या ज्ञान का सिद्धांत। ठीक है ना, दूसरी ओर होती है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा जो है वो मूल तत्व की खोज करती है ना, तो वह तात्विक परीक्षण करती है, तात्विक खोज करती है, और यह जो है वो ज्ञान से संबंधित रहता है, ज्ञान मीमांसा जो है। तो तत्व मीमांसा में हम जहाँ ईश्वर, आत्मा, मूल तत्व है ना, अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हैं, यहाँ हम ज्ञान की बात करते हैं ज्ञान मीमांसा में। ठीक है, अनुभववादी दार्शनिक जो हैं वो ये कहते हैं कि हम अनुभव द्वारा प्रत्ययों को अपनी आत्मा में धारण करते हैं। हमारी आत्मा में पहले से कोई प्रत्यय नहीं होता है। तो ये जो प्रत्यय हैं वे क्या होते हैं, तो बड़े सरल शब्दों में यदि कहा जाए कि प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय एक प्रकार का विचार है जो कुछ देखने पर या किसी चीज़ का प्रत्यक्ष करने पर आपके मन में उत्पन्न होता है। जैसे कि गुलाब का फूल आपने देखा, तो गुलाब का फूल देखने के बाद एक लाल रंग के गुलाब जैसी आकृति आपके मन में छप जाती है, तो वह गुलाब का प्रत्यय है। अब दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गई वस्तु जो सामने आपके रियल गुलाब है, असली गुलाब,
एक तो वो हो गई, और एक वो चीज़ हो गई जो आपके मन में छपी है, यानी इस चीज़ की कॉपी जो आपके मन में छपी है। इन दोनों चीज़ों को लोग अलग अलग मानते हैं। एक वस्तु है और एक वस्तु का जो प्रत्यय आपके मन में छपा है, उन दोनों चीज़ों को अलग अलग मानते हैं। जो आपके मन में गुलाब को देखकर छपा वो एक प्रत्यय है, और ये जो हाथ में गुलाब है वो एक क्या है, वो एक वस्तु है। तो जो बुद्धिवादी थे वो ये कहते थे कि ये जो गुलाब आपके मन में, गुलाब को देखने के बाद जो गुलाब छपा, ये गुलाब आपके मन में पहले ही था। जब आपके हाथ में गुलाब नहीं था, ये तो पहले से ही उपस्थित था। गुलाब को देखकर आपके मन में नहीं आया है ये, बल्कि आपकी आत्मा इसे पहले से ही धारण करती है। ये बुद्धिवादी कहते हैं, यानी वे मानते हैं कि प्रत्यय जो हैं वे जन्मजात हैं। ठीक है ना। यहाँ अनुभववादी ये कहते हैं कि पहले गुलाब देखा आपने, और गुलाब देखने के बाद गुलाब का एक फ़ोटो आपके मन में छपा। तो पहले आपने अनुभव किया, अनुभव के बाद आपके मन में उसका फ़ोटो छपा है। तो पहले से आपकी आत्मा में ये प्रत्यय जो है वो उपस्थित नहीं था। ठीक है ना। वस्तु को देखने के बाद उसका प्रत्यय आपके मन में उपस्थित हुआ है। तो ऐसे ही आत्मा एक एक चीज़ का प्रत्यय अपने अंदर धारण करती है। तो जो फोटो छपता है वस्तु का आपके मन में, एक विचार, एक धारणा जो उत्पन्न होती है किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करने के बाद, प्रत्यक्ष जरूरी नहीं है आंखों से ही किया जाए, स्पर्श करके आदि आदि बहुत सारी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम वस्तु को जानते हैं। और जानने के बाद जो एक प्रत्यय बनता है, बड़ा प्रत्यय हमारे मन में, उस वस्तु के पूरी बात बताने वाला, गुलाब के रंग, गुलाब की कोमलता, गुलाब की गंध आदि सभी की जानकारी उस प्रत्यय के अंदर जो होती है ना, जो फोटो ऐसा बनता है जो सारी जानकारी रखता है अपने पास, वो प्रत्यय है, एक धारणा है, एक विचार है जो आपके मन में उत्पन्न होता है। ठीक है ना। प्लेटो ने यह माना था कि ये जो आपके मन में अभी उत्पन्न हो रहा है गुलाब को देखने के बाद, ये आपके मन में ना रहकर किसी दूसरे लोक में रहता है ना। ये उन्होंने माना था। तो वहाँ से आपकी आत्मा लेकर आती है, प्लेटो ने ऐसा माना था। तो यही प्रत्यय की बात यहाँ पर की जा रही है, जो प्लेटो भी कर चुके हैं। ठीक है ना। सुकरात ने भी की है, और लेबनेज, स्पिनोजा, डेकार्ट ने भी की है, वो लॉक भी कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये प्रत्यय है। यानी कि प्रत्यय क्या है, एक वस्तु का एक विचार या धारणा है जो आपके मन में या आत्मा में छप जाती है। तो मैंने यहाँ पे जॉन लॉक की ज्ञान मीमांसा को समझाने के लिए इस ज्ञान मीमांसा के सिद्धांत को उल्टी तरफ से लिया है। यानी कि पहले ज्ञान मीमांसा में ये बात होती है कि ज्ञान क्या है, लेकिन मैं यहाँ पहले आपको ये नहीं बताऊंगा कि ज्ञान क्या है, पहले मैं ये बताऊंगा कि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। तो जब पूरी वीडियो देख लें तो आप शुरू का एंड में डाल लें, ऐसा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि आप इस चीज़ को, इस सिद्धांत को, जॉन लॉक की ज्ञान मीमांसा को बेहतर समझ पाएँ। ठीक है ना। तो अब यहाँ से शुरू होती है जॉन लॉक की ज्ञान मीमांसा। तो लॉक क्या कहते हैं, लॉक ये कहते हैं कि हम अनुभव से ही यहाँ पर सारा ज्ञान लेते हैं, यानी अनुभव से ही हम प्रत्यय अपने अंदर धारण करते हैं। हमारी आत्मा तो, या हमारा मन तो जो कैसा होता है, एक अंधेरे कमरे की तरह, या कोरी स्लेट की तरह, या कोरे कागज की तरह, एकदम खाली, उसमें एक भी प्रत्यय नहीं होता। हमारा मन ऐसा नहीं होता, ऐसे तालाब की तरह नहीं होता जिसमें प्रत्यय रूपी मछलियाँ तैरती रहती हैं पहले से ही, बल्कि ये तो ऐसे एकदम खाली तालाब की तरह है जिसमें कोई मछली नहीं है, बाहर से मछलियाँ इसमें डाली जाएंगी अनुभव द्वारा। वो प्रत्यय जो हैं वो बाहर से आएंगे हमारे अंदर, है ना। तो इस अनुभववाद की तुलना की जाती है चींटी से। आपको बताऊं, जैसे चींटी एक एक दाना उठा के अपने बिल में लेके जाती है, वैसे ही आत्मा जो है यहाँ अनुभव से बहुत सारे प्रत्यय जो हैं वो अपने अंदर एक एक करके धारण करती है। ठीक है। जिस जिस चीज़ का वो अनुभव लेती जाती है, उस चीज़ का प्रत्यय अपने अंदर धारण करती है। जैसे कि आपने गुलाब देखा, तो गुलाब देखने के बाद आप गुलाब हटा भी दो, फिर भी आपके मन में एक गुलाब का जो फोटो बनेगा वो प्रत्यय है गुलाब का। तो एक बार आपने गुलाब का अनुभव ले लिया तो वो प्रत्यय आपके अंदर पहुंच चुका। अब आप गुलाब को जानते हो, आपकी आत्मा ने उसे धारण कर लिया। वैसा नहीं है कि वह वस्तु हट जाएगी आपके सामने से तो उसका प्रत्यय भी हट जाएगा, ऐसा नहीं है। वह एक बार आत्मा के अंदर पहुंच गया तो वह पहुंच गया। और ऐसे ही हम अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। हमें शुरू में किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, आप फिलॉसफी का भी तो ज्ञान नहीं है आपको, आप धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को सीख कर अपना ज्ञान बढ़ा रहे हो। तो यानी आप अनुभव लेकर अपने अंदर एक एक चीज़ का प्रत्यय पहुंचाते जा रहे हो। तो ऐसे ही होती है जॉन लॉक के अनुसार आत्मा हमारी खाली, और हम एक एक करके डालते हैं। तो शुरू में हमारी आत्मा में कोई भी ज्ञान नहीं होता, यानी कि ज्ञान से शून्य होती है आत्मा। और अनुभव जो है
चूंकि अनुभव ही एकमात्र हमारे ज्ञान का स्रोत है, अनुभव से ही हमें सारा ज्ञान आता है, तो आत्मा अनुभव द्वारा प्रत्ययों को एक एक करके अपने अंदर धारण करती है। यानी कि अनुभव द्वारा प्रत्ययों का आगमन होता है किसमें? आत्मा में। अब आत्मा में ये प्रत्यय कैसे पहुंचते हैं? तो इसके लिए लोग कहते हैं कि आत्मा में प्रत्यय जो हैं वो दो माध्यम से पहुंचते हैं। पहला होता है संवेदन और दूसरा होता है स्वसंवेदन या अंतर्दर्शन। तो पहला है संवेदन और दूसरा है स्वसंवेदन। संवेदन और स्वसंवेदन में ये जो संवेदन होता है ये होता है हमारे शारीरिक स्तर पर, यानी हमारी इंद्रियों के स्तर पर, देह के यानी कि शरीर के स्तर पर होता है संवेदन। और स्वसंवेदन जो होता है वो होता है हमारे मन के स्तर पर। ठीक है ना। अब जैसे कि एक गुलाब, मैं यहाँ पर गुलाब का ही मैंने एग्जाम्पल लिया है तो मैं गुलाब के बारे में ही बात करूँगा। जैसे कि एक गुलाब, तो गुलाब को आप जब आंखों से देख रहे हो, अपनी नाक से, ज्ञान इंद्रियों की जरूरत पड़ेगी आपको ज्ञान लेने के लिए, स्वाभाविक बात है। अनुभव क्या होता है? अनुभववाद या प्रत्यक्षवाद एक ही बात है। ठीक है, प्रत्यक्ष द्वारा जो ज्ञान आप लेते हो वही अनुभव है। ठीक है, तो जैसे एक गुलाब आपके हाथ में है, तो गुलाब को आप आंखों से देखोगे तो उसके रंग का आप प्रत्यक्ष कर रहे हो, नाक से उसकी गंध का आप अनुभव कर रहे हो। तो ये सारे क्या हो रहे हैं? ये संवेदन हो रहे हैं जो आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से ले रहे हो, ये संवेदन है। और फिर जब ये सूचना मन के पास पहुंचाई जाएंगी, गंध की सूचना जो नाक से ली है वो मन के पास पहुंचेगी, आंखों से जो उसका रंग देखा है वो मन के पास पहुंचेगा, ये चीज़ है स्वसंवेदन। तो संवेदन जो है वो कहाँ होता है? इंद्रिय स्तर पर। और स्वसंवेदन कहाँ पर होता है? मन के स्तर पर। ठीक है, तो इसीलिए इन्हीं दोनों चीज़ों से हमारा सारा ज्ञान जो है वो हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करता है। यानी इन्हीं के द्वारा, संवेदन और स्वसंवेदन के द्वारा ही आत्मा, हमारी जो आत्मा है वो प्रत्ययों को धारण करती है अपने अंदर। जैसे कि गुलाब का एक प्रत्यय जो हमारे अंदर बनता है, वो गुलाब जो हमने देखा और देखकर हमारे अंदर एक प्रत्यय उसका बना, वो ऐसे ही नहीं बना, उसमें दो प्रक्रिया हुई, एक संवेदन हुआ और फिर एक स्वसंवेदन हुआ। उसके बाद ही गुलाब का प्रत्यय जो है वो हम आत्मा में धारण कर पाए। यानी गुलाब की जानकारी हमें उससे हुई, उस प्रत्यय से। ठीक है, तो ये दो ऐसे द्वार हैं जिनसे ज्ञान अंदर आता है। तो इसीलिए इनको लॉक ने क्या कहा है? ये आत्मा के दो द्वार हैं या ज्ञान के दो द्वार हैं। इनसे ही, इन द्वारों से ही आत्मा जो है वो ज्ञान जो है वो हमारी आत्मा के अंदर प्रतिरूप में पहुंचता है। तो संवेदन, अब ये संवेदन क्या है? संवेदन जैसे कि मैंने बताया, संवेदन होता है इंद्रिय स्तर पर। इंद्रिय स्तर पर हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा वस्तु के मूल प्रत्ययों को अपने अंदर या सरल प्रत्ययों को अपने अंदर पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? इंद्रियों द्वारा। जैसे कि गंध का प्रत्यय जो है, हम नाक से उसकी गंध लेकर मन तक पहुंचाएंगे। संवेदन लिया तो इंद्रियों से जाता है, लेकिन किसके लिए लिया जाता है? मन के लिए। यानी इंद्रियों से लेकर मन को पहुंचा दिया जाता है और मन ही ये जो सरल प्रत्यय हैं उनको बनाती है। तो संवेदन में होता क्या है? वस्तु के अलग अलग चीज़ों का हम ज्ञान अपनी 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 अलग अलग इंद्रियों से लेते हैं। जैसे कि गंध का ज्ञान हमने नाक से लिया और उस गंध का ज्ञान जो है वो मन तक पहुंचा दिया है ना, दिमाग तक पहुंचाया, दिमाग से मन के पास पहुंच गया। तो मन ने उस गंध का एक प्रत्यय बना लिया, एक प्रत्यय। आपने आंखों से देखा उसके रंग को, ठीक है ना, उसके रूप को देखा आपने, तो आंखों ने मस्तिष्क के माध्यम से मन तक पहुंचा दिया उस प्रत्यय को, तो एक और प्रत्यय बन गया उसके रंग का। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के, उस गुलाब की अलग अलग जो खासियत हैं उसके अंदर, उन सभी चीज़ों की, यानी कि उसके अलग अलग गुणों का अलग अलग प्रत्यय जो हैं वो संवेदन द्वारा मन तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो यही जो सरल प्रत्यय होते हैं जो अलग अलग होते हैं, ठीक है, जो वस्तु के गुणों के प्रत्यय होते हैं, वो हमारे इंद्रियों के माध्यम से मन तक पहुंचते हैं और मन जो है उनके सरल प्रत्यय जो है वो बना लेता है। सरल प्रत्यय कौन से? सरल प्रत्यय। गंध का अलग होगा, उसके रूप का अलग प्रत्यय होगा, ठीक है, उसकी कोमलता हम हाथों से उसे स्पर्श करके, है ना, स्पर्श द्वारा पता करेंगे। यानी त्वचा ज्ञानेंद्रिय जो है हमारी, उससे हम उसकी कोमलता को पता करेंगे, तो ये भी, इसका भी एक प्रत्यय बन जाएगा। तो ये सब जो अलग अलग प्रत्यय बन रहे हैं यही हैं सरल प्रत्यय। हालांकि मैं आगे इनकी बात करूंगा। तो सरल प्रत्यय जो हैं वो किस तरह से बनते हैं? संवेदन लिया जाता है पहले, यानी गुणों को लिया जाता है उसके, वस्तु के,
एक्चुअली गुणों को लिया नहीं जाता, बल्कि गुण जो ये जो गुण हैं वो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन आप फिलहाल ऐसा ही मान लो कि हम एक एक गुण को उसके अलग अलग इंद्रियों से लेते हैं और उनके फिर मन द्वारा उनके सरल प्रत्यय बना दिए जाते हैं। अब संवेदन की प्रक्रिया होती है मानसिक स्तर पर। जब ये सरल प्रत्यय बन जाते हैं, यानी गंध का अलग, गुलाब देखा है आपने, गंध का अलग प्रत्यय बना और उसकी कोमलता का अलग प्रत्यय बना, तो इन अलग अलग प्रत्ययों को मन जो है उसमें चिंतन, तर्क आदि के द्वारा बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती हैं मन के अंदर, और उसके बाद उनको जोड़कर, ठीक है, एक मिश्रित प्रत्यय का निर्माण या जटिल प्रत्यय का निर्माण कर दिया जाता है। यानी कि अब उस प्रत्यय में जो गंध का प्रत्यय था अलग अलग जो लिए थे, जो सरल प्रत्यय लिए थे अलग अलग, तो गंध का प्रत्यय, उसके रूप का प्रत्यय और उसके कोमलता का प्रत्यय और बाकी चीज़ों के जो अलग अलग प्रत्यय रह गए, उन सबको जोड़कर एक बड़ा प्रत्यय बना लिया जो कहलाएगा लाल गुलाब का प्रत्यय। तो ये जो कैसे हुआ, ये हुआ स्वसंवेदन इसी को, यानी कि सरल प्रत्ययों को जोड़कर, ठीक है, और कुछ प्रत्ययों को अलग भी किया जाता है वैसे, तो आप यही मान लो कि सरल प्रत्ययों को जोड़कर मिश्रित प्रत्यय, जटिल प्रत्यय, एक बड़ी चीज बना लेना जो है, किसके द्वारा, मन के द्वारा, वह होता है स्वसंवेदन। तो संवेदन इंद्रिय स्तर पे है और स्वसंवेदन मानसिक स्तर पे है, ठीक है। संवेदन लेना वैसे ही समझ में आता है कि हम इंद्रियों के माध्यम से ही संवेदन प्राप्त करते हैं, तो ये है संवेदन और ये है स्वसंवेदन। तो संवेदन में क्या होता है, संवेदन में हम वस्तु के अलग अलग प्रत्यय जो हैं, वस्तु जैसे कि ये गुलाब है, इसमें देखो इसका लाल रंग है, ठीक है ना, और इसमें कोमलता है, ठीक है, और इसमें गंध है, तो हम इन सबको अलग अलग जब अपनी अलग अलग इंद्रियों से ग्रहण करेंगे तो ये जो है इन गुणों को, है ना, इन गुणों को अलग अलग तरीके से अलग अलग इंद्रियों से ग्रहण करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, यही सरल प्रत्यय बन जाएंगे। जैसे कि लाल रंग का प्रत्यय हमारा मन बना देगा, इंद्रियों ने लिया, दिमाग के माध्यम से मन तक पहुंचाया, मन ने अलग अलग प्रत्यय बना लिए। कौन से, रंग का अलग कर लिया, सुगंध का अलग कर लिया, कोमलता का एक अलग प्रत्यय बना लिया, तो ये अलग अलग प्रत्यय बना लिए। अब ये ऐसे मान लो कि जैसे कि किसी चीज के निर्माण में जो रॉ मटेरियल लगता है ना, रॉ मटेरियल, तो ये रॉ मटेरियल है सरल प्रत्यय जो है, इनसे ही जटिल प्रत्ययों का निर्माण होता है स्वसंवेदन में। स्वसंवेदन द्वारा इन सब प्रत्ययों को जोड़कर क्या कर दिया जाता है, यानी कि मिलाकर पूरे गुलाब का एक प्रत्यय बना लिया जाता है। ये कहाँ पे होता है, मन के स्तर पर, ठीक है। इन सभी को प्रोसेस किया जाता है, समझ लो जैसे फैक्ट्री में कच्चा माल डालकर बनी हुई चीज निकालते हैं ना, तो वैसे ये सारे सरल प्रत्यय जो हैं वो रॉ मटेरियल हैं और इनको डालकर जटिल प्रत्यय बना लेता है मन हमारा। और ये जो जटिल प्रत्यय होता है यही इस गुलाब का प्रत्यय होता है। तो इस गुलाब की सारी बातें उस प्रत्यय के अंदर होंगी, ठीक है, कोई भी ऐसी बात नहीं जो इस गुलाब के उस प्रत्यय के अंदर ना हो, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट फोटोकॉपी होगा इसकी। और ये रहेगा कहाँ पे, हमारे मन में। तो मैंने जैसे बताया कि ये जो मन में रहने वाला जटिल प्रत्यय है इसे मैं प्रत्यय ही कहूँगा। तो ये प्रत्यय और ये जो वस्तु गुलाब है हमारे सामने, साक्षात गुलाब जिसका हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ये इन दोनों चीज़ों को दो अलग अलग चीज़ें माना जाता है। यहाँ पर समझ लीजिए दो बातें अलग हैं, एक वस्तु है और एक उसका प्रत्यय है, ये दोनों दो अलग चीज़ें हैं, ऐसे मान के चलिए आप, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो जो ये सरल प्रत्यय हैं और ये जो जटिल प्रत्यय हैं, हम इनकी एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि ये किससे ये मन से प्राप्त नहीं होते, हमें ना आत्मा से प्राप्त होते हैं, बल्कि किससे प्राप्त होते हैं, इंद्रियों से। सरल प्रत्यय जो है, सरल प्रत्यय हम इंद्रियों से संवेदन प्राप्त करते हैं, प्रत्यय नहीं, समझ लें आप। गुलाब के संवेदन हमने प्राप्त किए, जब ये मन तक पहुंचा दिए जाते हैं तो इनसे सरल प्रत्यय बन जाते हैं, अलग अलग सरल प्रत्यय बन गए। गंध का अलग हो गया, कोमलता का अलग हो गया, मन ने बना दिए, तो ये सरल प्रत्यय हैं। और इन्हें जो है इंद्रियां जो हैं वो कैसे प्राप्त करती हैं, अलग अलग सब चीज़ें। गंध अलग, गुलाब की गंध अलग, एक नाक ने ली, आंखों ने उसके रंग को लिया, त्वचा ने उसकी कोमलता को लिया, इस प्रकार से उसके सारे गुणों को अलग अलग इंद्रियां ग्रहण करेंगी और मन तक पहुंचाएंगी। और ये जो मन है उनसे सरल प्रत्यय जो है, मन में उनके सरल प्रत्यय छप जाएंगे, ऐसे मान लो, अलग अलग जो होंगे, गंध का अलग, कोमलता का अलग, आदि आदि। इनको प्रोसेस करेंगे, इनको प्रोसेस करेगा मन, ठीक है। तो मन इन पे चिंतन आदि प्रक्रिया से क्या करेगा, इन सबको मिलाकर एक बड़ा प्रत्यय बनाएगा जो जटिल प्रत्यय हो,
जटिल प्रत्यय होगा। तो ये जो जटिल प्रत्यय है उसमें गंध का प्रत्यय भी मिला हुआ होगा, उसमें उसकी कोमलता का प्रत्यय भी मिला होगा और उसके रंग का भी प्रत्यय मिला होगा। तो इस प्रकार से ये जो जटिल प्रत्यय है यही उस वस्तु का हमें ज्ञान देता है। इसी से हम बस जान पाते हैं कि वस्तु जो है वो कैसी है। जैसे कि गुलाब ये कैसा है, हम इस जटिल प्रत्यय से जो हमारे मन ने तैयार किया है, एक सरल प्रत्यय थे उनको मिला मिलाकर एक बड़ा प्रत्यय जो तैयार किया है, जिसे हम जटिल प्रत्यय कहते हैं। इस जटिल प्रत्यय के द्वारा ही हम वस्तु का ज्ञान लेते हैं। लोग ये कहते हैं कि हम वस्तु तक हमारा ज्ञान जो है वो वस्तु तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, यानी कि हमारे मन जो है वो कभी वस्तु तक पहुंच ही नहीं पाता, बल्कि हम कहाँ तक सीमित रह जाते हैं, उसका जो प्रत्यय हमारे मन में बनता है, हमारी आत्मा में जो उसका प्रत्यय बनता है, बस हम वस्तु को उसी प्रत्यय के माध्यम से जानते हैं, क्योंकि वस्तु तक हमारे मन की पहुंच ही नहीं है। ठीक है, प्रत्यय और वस्तु के बीच एक लोहे की दीवार खड़ी है और उस दीवार को पार कर पाना हमारे मन के बस का नहीं है, लोग ये कहते हैं। तो हम कहाँ तक सीमित रह जाते हैं, केवल प्रत्यय तक। तो प्रत्यय तक वस्तु और प्रत्यय में हमारा जो ये जो मन है केवल प्रत्यय तक सीमित रह जाता है यहाँ तक, और ये है वस्तु। तो इस वस्तु तक इसके मन की पहुँच कभी होती नहीं है, क्योंकि प्रत्यय और इस वस्तु के बीच लोग कहना ये चाहते हैं कि मन की वहाँ तक पहुँच नहीं है। तो वैसे इस तरह से कहते हैं कि वस्तु और प्रत्यय के बीच एक लोहे की दीवार खड़ी है जिसे मनुष्य कभी पार नहीं कर पाएगा और ना ही कर पाता है। तो हम वस्तु को केवल प्रत्यय के माध्यम से ही, इस जटिल प्रत्यय के माध्यम से ही, इस प्रत्यय के माध्यम से ही हम जानते हैं। तो हमारा ज्ञान केवल कहाँ तक सीमित है, वस्तु तक ना होकर प्रत्यय तक सीमित है। इसीलिए इनको संदेहवादी होने का इन पे आरोप लगता है, क्योंकि ये कहते हैं कि हम वस्तु को कभी जान ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। ठीक है ना, तो हमारा ज्ञान केवल प्रत्यय के ज्ञान तक सीमित है। हम आगे बात करेंगे जब ज्ञान की सीमा की बात करेंगे, तब लॉग के ज्ञान की सीमा भी है, उसमें हम इस चीज़ को और थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं गुण की। देखिए, अभी तक प्रत्यय हमारे अंदर बने, सरल प्रत्यय जो हैं वो बने। ठीक है, नाक से आदि से हमने जो क्या लिया, गुलाब जो था हमारे पास, आंखों से उसका हमने एक रंग लिया। ठीक है, नाक से उसकी गंध ली, तो ये क्या थे, ये थे गुण। ये गुण जो हैं यही प्रत्यय हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो लोग बात करते हैं कि ये जब बात ये होती है कि प्रत्यय उत्पन्न कैसे होते हैं हमारे अंदर, हमने गुलाब देखा तो प्रत्यय कैसे उत्पन्न हो गया, तो लोग ये कहते हैं कि ये जो गुलाब देखकर तुम्हारे अंदर प्रत्यय उत्पन्न हो रहा है, इसका कारण है गुलाब के अंदर पाए जाने वाले गुण। समझ रहे हो, मूल गुण। तो गुणों की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि वस्तु में क्या पाई जाती है, या द्रव्य में, सब्सटेंस में एक शक्ति पाई जाती है, उस शक्ति के कारण वो प्रत्यय उत्पन्न करता है हमारी आत्मा में। तो जब हम गुलाब देखते हैं तो गुलाब का एक फोटो हमारे मन में बन जाता है, आइडिया एक, है ना, एक विचार, एक धारणा, उसी को तो प्रत्यय कहते हैं। अब वो गुलाब हट भी जाए हमारे सामने से, फिर भी वो इमेज जो है वो हमारे मन में रहती है। हम जानते हैं गुलाब क्या चीज़ है, उसी प्रत्यय के माध्यम से जानते हैं। तो ये कैसे बना हमारे अंदर, तो ये लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि वस्तु जो होती है उसमें एक शक्ति होती है इस तरह की, जिसके कारण हमारे मन में या आत्मा में ये प्रत्यय उत्पन्न कर देती है। इसी शक्ति को कहा गया है गुण। क्या कहा गया है, क्वालिटीज़ या गुण। देखिए, ये वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे कि हमने बात की थी मूल प्रत्यय सरल प्रत्ययों की अभी, और हमने बात की थी जटिल प्रत्ययों की। तो इन जटिल प्रत्यय और मूल प्रत्ययों के भी अपने अपने प्रकार हैं। मूल प्रत्यय स्वयं 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि बहुत से चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बहुत से प्रत्यय ऐसे होते हैं जो हम केवल एक इंद्रिय से प्राप्त नहीं करते हैं, एक से अधिक इंद्रिय से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से उनके 4 प्रकार हो जाते हैं, और स्वयं जटिल प्रत्यय जो हैं वह भी 3 प्रकार के होते हैं। तो हमें इतना गहराई में नहीं जाना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है इतने में कवर हो जाता है, हमें इससे ज़्यादा नहीं जानना है इसके बारे में। तो ये कहते हैं कि ये जो प्रत्यय ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो जाते हमारे मन में, हमारी आत्मा में, बल्कि वस्तु जो है वो उसके अंदर एक शक्ति होती है जो प्रत्यय उत्पन्न करती है, और इस शक्ति को कहते हैं गुण। और ये जो गुण होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होता है मूल गुण और एक होता है गौड़ गुण, यानी कि प्राइमरी क्वालिटीज़ और सेकेंडरी क्वालिटीज़।
तो मूल गुण जो है, मूल गुण ये वस्तु में पाए जाते हैं। जैसे कि गुलाब, गुलाब के अंदर कुछ मूल गुण पाए जाते हैं, वे गुलाब के अंदर होंगे। और दूसरा होता है, मैं एक दिखा दे रहा हूँ आपको, दूसरा होता है ये गौण गुण। ये जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे अंदर, ये हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, यानी कि ज्ञाता के अंदर उत्पन्न होते हैं। कौन से? गौण जो हैं वे, यानी सेकेंडरी क्वालिटीज जो हैं वो हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। और मूल गुण किस में पाए जाते हैं? वे पाए जाते हैं वस्तु के अंदर। बहुत ध्यान समझें, दोनों अलग अलग जगह पे हैं। मूल गुण वस्तु के अंदर हैं, गौण जो हैं, गौण गुण जो हैं वे हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। तो मूल गुण क्या है? मूल गुण द्रव्य या वस्तु में पाए जाने वाले गुण हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था, पृथ्वी में गंध पाया जाता है, गंध का गुण पाया जाता है। तो क्या पृथ्वी से गंध के गुण को, हमने भारतीय दर्शन में पढ़ा था कि द्रव्यों में गुण होते हैं, क्या गंध को कभी अलग किया जा सकता है पृथ्वी से? या सोने को उसकी चमक से अलग किया जा सकता है? नहीं। तो ये मूल गुण हैं। तो ऐसे ही द्रव्य जो होता है उसके कुछ मूल गुण होते हैं जो कभी भी उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? इन्हें हम अलग नहीं कर सकते उस द्रव्य से, उस वस्तु से। तो ऐसे ही गुलाब में भी कुछ गुण पाए जाते हैं, और गुलाब में ही नहीं, सभी वस्तु में मूल गुण पाए जाते हैं, क्योंकि सभी वस्तुएं द्रव्य से बनी हैं। ठीक है ना? तो ये जो मूल गुण बताए हैं वो हैं संख्या में 6: आकृति, विस्तार, घनत्व या गुरुत्व, गति, स्थिति और संख्या। तो हम जब गुलाब को देखते हैं तो गुलाब जैसा आकार ही तो पहले बनेगा हमारे मन में। गुलाब का आकार जैसा जो चीज़ उत्पन्न होती है हमारे मन में, वो इसी आकृति की वजह से उत्पन्न होती है। ठीक है? ऐसे ही 1 दर्जन का अगर आप बात करोगे, जैसे 1 दर्जन केले, तो 1 दर्जन, जो दर्जन का प्रत्यय उत्पन्न होता है वो इस संख्या के कारण उत्पन्न होता है। दर्जन है या सैकड़ा है, इन चीज़ों के प्रत्यय जो हैं वे इसके कारण उत्पन्न होते हैं, इस गुण के कारण जो वस्तु में पाए जाते हैं। तो ये संख्या में कुल कितने हैं? ये संख्या में है कुल 6: आकृति, विस्तार, घनत्व, गति, स्थिति और संख्या। ये गुण, गौण गुण वे होते हैं जो मूल गुणों के कारण हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हमने गुलाब देखा, तो गुलाब का हमारे अंदर एक गुण उत्पन्न हुआ हमारे अंदर। ठीक है? कौन सा? रूप का। उसी से हमने उसके रूप को जाना है। तो ये जो रूप हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है, जिसका इंद्री से हम ले रहे हैं, अपनी इंद्री से ग्रहण कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम अपनी इंद्रियों से तो ग्रहण करते हैं। ठीक है? तो ये सब हमारे अंदर कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? ये उत्पन्न हो रहे हैं मूल गुण, वस्तु में जो मूल गुण है उन्हीं के कारण हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है? तो हमारे अंदर जो प्रत्यय बन रहा है वो इन्हीं के कारण बन रहा है और मूल प्रत्ययों के कारण बन रहा है। तो रूप, जैसे कि रूप की बात करें तो हमें उसके आकार या आकृति से मूल गुण जो आकार या आकृति है वो हमारे अंदर रूप उत्पन्न कर देता है। ऐसे ही जो अन्य मूल गुण हैं वे इन अन्य जो हैं गौण गुणों को हमारे अंदर उत्पन्न कर देते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? ये ज्ञाता के अंदर रहते हैं। जैसे कि मैं ज्ञाता हूँ और गुलाब का फूल एक वस्तु है, तो उसका ज्ञाता मैं हूँ, वे ज्ञेय है, मैं ज्ञाता हूँ। तो ये ज्ञाता के अंदर उत्पन्न होते हैं और ज्ञाता के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इन्हीं गुणों के कारण हमारे अंदर क्या होता है? प्रत्यय उत्पन्न होते हैं। इन गुणों के कारण हम आकार आदि, उसका भारीपन या हल्कापन, जो भी हम सब चीज़ जानते हैं वस्तु के विषय में, हम वो इन्हीं गुणों के कारण हमारे अंदर प्रत्यय उत्पन्न होते हैं। उनके हमारे मन में सरल सरल प्रत्यय जो होते हैं वो इन्हीं के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे कि रूप, रस, गंध आदि से हमारे मन में इंद्रियां ग्रहण करके इनको क्या करती हैं? हमारे मन तक पहुंचाती हैं। दिमाग तक पहुंचेगा, दिमाग से हमारे मन के पास पहुंचा और मन ने उसे प्रोसेस किया और फिर बड़ा जटिल प्रत्यय बना लिया उन छोटे छोटे प्रत्ययों से। ठीक है ना? तो इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से हमारे मन के अंदर या आत्मा के अंदर एक बड़ा प्रत्यय बन जाता है। तो इस फोटो को आप देख सकते हो, मूल गुण वस्तु में होते हैं और गौण गुण जो होते हैं वो ज्ञाता के अंदर पाए जाते हैं। और मूल गुणों के कारण ही ज्ञाता के अंदर ये गौण गुण जो होते हैं वे उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना? जैसे कि इसका आकार जो है, इस कौन सा गुण उत्पन्न करेगा ज्ञाता के अंदर? रूप का गुण। ठीक है ना? तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये जो सारी चीज़ें, ये जो प्रत्यय उत्पन्न हो रहे हैं, ये जो हमने प्रत्यय देखे थे, लाल रंग का प्रत्यय या सुगंध का प्रत्यय या उसकी कोमलता का प्रत्यय, ये सब कैसे उत्पन्न हो रहा था? इस वस्तु के मूल गुणों के कारण हमारे अंदर ये हम गुण उत्पन्न हो रहे थे और उन गुणों के कारण प्रत्यय उत्पन्न हो रहे थे हमारे
मन में जाकर। ठीक है, तो गुण जो हैं उनसे प्रत्यय बनते हैं। ठीक है, गुणों से, गुणों में ही वह शक्ति है जिनके कारण वह प्रत्यय का निर्माण करती हैं। मूल गुण से गौण गुण उत्पन्न हुए, गौण गुणों से हमारे अंदर क्या हुआ, प्रत्यय उत्पन्न हुआ उसका। ठीक है, तो मूल गुण गौण गुण इनसे क्या होते हैं, हमारे अंदर प्रत्यय उत्पन्न होते हैं। और उन प्रत्ययों को ही हम क्या कहते हैं, वस्तु। वस्तु के रूप में हम वस्तु को कैसे जानते हैं, उन प्रत्ययों के माध्यम से ही। जैसे गुलाब, गुलाब को हम कैसे जान सकते हैं, गुलाब एक अलग चीज है, उसे हमने इंद्रियों से ग्रहण किया, उसका जो भी ज्ञान, तो उसके हिसाब से हमारे मन में एक प्रत्यय बन गया। अब हम जो कुछ भी जानते हैं गुलाब के बारे में, उस प्रत्यय के माध्यम से ही जानते हैं जो हमारे मन में बन गया। ठीक है, तो हम वस्तु को सीधे नहीं जानते, बल्कि किसके माध्यम से जानते हैं, प्रत्यय के माध्यम से। आप यहाँ देख सकते हो, इस प्रत्यय के माध्यम से, इस वस्तु के कारण ये प्रत्यय उत्पन्न हुआ है। इस वस्तु में मूल गुण पाए गए, उनके कारण गौण गुण उत्पन्न हुए। ठीक है, सरल प्रत्ययों की रचना हुई और उसके बाद एक जटिल प्रत्यय बना जो वस्तु का हमें ज्ञान देता है। तो वस्तु, ये जो वस्तु है उसके और हमारे मन के बीच में ये प्रत्यय आता है। हम वस्तु को सीधे नहीं जान पाते क्योंकि हमारे मन की पहुंच ही नहीं है। लॉक के अनुसार हम वस्तु तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। हम वस्तु का सीधे कभी ज्ञान नहीं ले सकते, हम कभी वस्तु का सीधे ज्ञान नहीं ले सकते। तो हमें वस्तु का जो भी ज्ञान होता है वो क्या होता है, प्रत्यय के माध्यम से ही होता है। यानी कि प्रत्यय जो होते हैं वे क्या होते हैं, वे वस्तु के प्रतिनिधि होते हैं। यानी कि वस्तु का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये प्रत्यय। क्योंकि हमारे मनस की पहुंच वस्तु तक नहीं है, हम वस्तु को जितना भी जानते हैं वो किसके माध्यम से जानते हैं, प्रत्यय के माध्यम से जानते हैं, जो हमारे मन में बना है वस्तु का अनुभव लेने के बाद। पहले नहीं, पहले से नहीं था। वस्तु को हमने देखा, यानी कि हमने उसका प्रत्यक्षीकरण किया, यानी कि अनुभव लिया। अनुभव लेने के बाद जो हमारे मन पर उसकी छाप बनी, एक जटिल प्रत्यय जो बना, तो वो जो प्रत्यय बना है उस प्रत्यय के द्वारा ही हम वस्तु को जानते हैं कि वस्तु कैसी है। तो हमारा ज्ञान कहाँ तक सीमित है, वस्तु के प्रत्यय तक सीमित है, ना कि वस्तु तक उसकी पहुंच है। तो हम सीधे वस्तु को नहीं जान पाते बल्कि प्रत्यय को जानते हैं। तो प्रत्यय जो है वो वस्तु का ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसी चीज को क्या कहा गया है इनकी ज्ञान मीमांसा में, प्रत्यय प्रतिनिधित्ववाद। क्या कहा गया है, प्रत्यय प्रतिनिधित्ववाद। मैं इसकी बात आगे करूंगा, प्रत्यय प्रतिनिधित्ववाद, इसकी बात आगे करूंगा। ठीक है ना। तो हम वस्तु को सीधे नहीं जानते बल्कि हम उसे प्रत्यय के माध्यम से ही जानते हैं। प्रत्यय जो है वो वस्तु का प्रतिनिधि है। इसी सिद्धांत को कहा गया है इनकी ज्ञान मीमांसा में प्रत्यय प्रतिनिधित्ववाद। तो अब आती है, ये तो रही कि ज्ञान का कैसे, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हो रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ज्ञान जो है वह ज्ञान की सीमाएं क्या हैं हमारे। तो हमारे ज्ञान की सीमाएं जो हैं, लोग कहते हैं कि वस्तु तक हमारी सीधी पहुंच नहीं है। यानी हमारे मनस की पहुंच इतनी है ही नहीं कि वस्तु को यथार्थ में वो जान पाए। तो हमारा जो मनस है या हमारी जो आत्मा है वो वस्तु को कैसे जानती है, प्रत्यय के माध्यम से। जब हम वस्तु का अनुभव लेते हैं तो हमारे मन में एक उसका प्रत्यय बनता है और उस प्रत्यय के माध्यम से ही हम जितना जानते हैं वस्तु को, केवल उतना उस प्रत्यय के माध्यम से ही जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो प्रत्यय है और जो मन है, यहाँ देखें एक और उन्होंने लाइन जोड़ते हैं वो काफ़ी अच्छी। वो कहते हैं कि जो ये जो वस्तु है उसके और ये जो प्रत्यय है उसके बीच लोहे की एक बहुत तगड़ी दीवार खड़ी हुई है, बहुत मजबूत, जिसे हमारा मन जो है वो कभी पार कर ही नहीं पाएगा। तो वस्तु तक वो कभी पहुंच ही नहीं सकता। तो जो मनुष्य है, जो आत्मा है, जो मन है, वो कहाँ तक सीमित रह जाता है, इस वस्तु के प्रत्यय तक। तो हम वस्तुओं को नहीं जानते। तो यहाँ से संदेहवाद या अज्ञेयवाद की भी शुरुआत हो जाती है यहीं से, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम वस्तुओं को वास्तव में यथार्थ में जानते ही नहीं है। हम तो उतना जानते हैं जितना प्रत्यय है, यानी कि हम वस्तुओं को वास्तविक रूप से नहीं जानते। तो ये क्या हुआ, अज्ञेयवाद हुआ, है ना, या नहीं जान सकते। और संशयवाद इसी से आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये लौकिक के ज्ञान की सीमाएं। वे कहते हैं हमारा ज्ञान केवल प्रत्ययों के ज्ञान तक सीमित है। तो लौकिक के ज्ञान की सीमा क्या है, हमारा ज्ञान केवल प्रत्ययों के ज्ञान तक सीमित है और वस्तु के ज्ञान तक हम नहीं पहुंच सकते कभी। वस्तु का यथार्थ ज्ञान हम नहीं ले सकते। हम तो केवल उतना ही जान सकते हैं जितना प्रत्यय जो है वह हमें बता दे।
तो हम जितना भी जानते हैं प्रत्य के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लो वही बात, लोहे की दीवार वाला एग्जाम्पल। तो वे क्या कहते हैं कि हम जितना भी जानते हैं वस्तु को कैसे जानते हैं, केवल प्रत्य के माध्यम से जानते हैं। तो यानी कि प्रत्य जो हैं वही बताते हैं कि हमें वस्तु क्या है। तो प्रत्यों से हम जो भी जान पाएंगे वस्तु के बारे में, बस हम वही जानते हैं वस्तु के विषय में, और कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो वस्तु का हम यथार्थ ज्ञान नहीं पा सकते, कहने का मतलब ये है। अब वास्तविक ज्ञान, अब बात ये हुई कि हम वस्तुओं को किससे जानते हैं, प्रत्ययों के माध्यम से। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि प्रत्यय जो हैं वे क्या हैं, वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, या प्रत्यय जो हैं वो वस्तु के क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि प्रतिनिधि हैं। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिनिधित्व कौन करता है, उनका प्रत्यय। तो इसी को लॉक की ज्ञान मीमांसा में कहा गया है प्रत्यय प्रतिनिधित्ववाद, यानी कि प्रत्यय मन में वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि हम जो भी ज्ञान वस्तुओं के बारे में लेते हैं वो हम प्रत्यय के माध्यम से ही लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और जहाँ पे जुड़ जाती है कि ये जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हम प्रत्यय से अधिक कुछ नहीं जानते किसी वस्तु के विषय में। ठीक है, प्रत्यय जो है, हम वस्तु को ना जानकर हम क्या जानते हैं, वस्तु के प्रत्यय को जानते हैं, आइडिया को जानते हैं। जो धारणा हमारे अंदर उत्पन्न होती है वस्तु का अनुभव लेने के बाद, हम उस धारणा को जानते हैं, ना कि वस्तु को जानते हैं। तो हम उस आइडिया को जानते हैं। ठीक है ना, तो हम केवल प्रत्यय का ज्ञान ले सकते हैं, ठीक है ना, वस्तु का नहीं। यानी हम वस्तु को कभी नहीं जान सकते, कहने का मतलब ये हुआ हम तो प्रत्यय को ही जानेंगे, वस्तु को तो नहीं जानेंगे। और वस्तु को ना जानने का मतलब क्या है, वस्तु अज्ञेय है। वो ये कहते हैं कि हम वस्तु तक हमारे मनस की पहुंच ही नहीं है, तो हम वस्तु को तो कभी जान ही नहीं सकते। तो वस्तु कैसी हो गई हमारे लिए, अज्ञेय हो गई, हम नहीं जानते, हम तो प्रत्यय को जानते हैं। तो यहाँ से ही क्या होता है, लॉक यहीं से संशयवाद का सूत्रपात कर देते हैं। उनसे ये कहा जाता है कि लॉक संशयवादी हैं। और हालांकि लॉक जो हैं ये उस तरह से संशयवादी नहीं कहा जा सकता जैसे कि ह्यूम है। ठीक है ना, तो लॉक ने इसकी शुरुआत की थी और ह्यूम ने इसे पूरी तरह से अपना लिया। इसी लॉक के इसी संशयवाद को ह्यूम ने पूरा डेवलप किया है। और ह्यूम के दर्शन में हम पढ़ेंगे, ह्यूम ने हर चीज़ का, उन्होंने कहा है कि वास्तविक वस्तुओं की सत्ता ही नहीं है, जो बाह्य वस्तुएं हैं उनका अस्तित्व भी नहीं है। उन्होंने सीधे कह दिया, उन्होंने आत्मा, ईश्वर आदि सभी का खंडन किया है लॉक ने। तो उनका हम संशयवाद जो है वो आगे आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से ही संशयवाद की शुरुआत हो गई। हालांकि लॉक को बहुत से दार्शनिक संशयवादी नहीं मानते हैं, लॉक संशयवादी नहीं है ऐसा कहते हैं। और हम इनके संशयवाद की परीक्षा भी लेंगे, माने कि हम ये भी देखेंगे कि लॉक किस सीमा तक संशयवादी हैं। अब बात आती है ज्ञान क्या है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एंड में बताऊंगा कि ज्ञान एक्चुअली में क्या है, क्योंकि ज्ञान को जानने के लिए मुझे ऐसा लगा कि आपको ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं पता होना। अब आपको ज्ञान समझ में आ जाएगा और इस चीज़ को उठा के जब परीक्षा हो तो इसे आप ऊपर लिख लें, बाकी सब नीचे लिख दें, यानी कि इसे पहले डाल दें और बाकी सब बाद में ले आएँ। ठीक है, लेकिन मेरा उद्देश्य था, इसलिए मैंने इसे पीछे लिया कि आपको समझ में बेहतर आ जाए। तो अब हम बात करेंगे कि ज्ञान क्या है। देखिए, जॉन लॉक ये कहते हैं कि प्रत्ययों की प्रतिकूलता और अनुकूलता का प्रत्यक्षीकरण ही ज्ञान है। ये परिभाषा है। लॉक ज्ञान को कैसे परिभाषित करते हैं, कहते हैं कि प्रत्ययों की प्रतिकूलता और अनुकूलता का प्रत्यक्षीकरण ही क्या है, ज्ञान है। अब इस चीज़ को कैसे समझोगे, प्रतिकूलता और अनुकूलता, इन बातों को आप ऐसे समझ सकते हो कि लॉक, अगर आप एक गुलाब देखते हो तो कहते हो यह गुलाब है, तो लॉक कहते हैं यह गुलाब है, यह कोई ज्ञान नहीं है। इसके साथ किसी अन्य प्रत्यय जो हैं और प्रत्यय जो हैं उनकी प्रतिकूलता और अनुकूलता भी पता चले तो ज्ञान कहलाएगा। जैसे कि यह गुलाब लाल है, तो यह ज्ञान है, यह गुलाब लाल है, क्योंकि गुलाब का जो प्रत्यय है, एक गुलाब का प्रत्यय है और एक है लाल रंग का प्रत्यय। तो इससे हमें यह मालूम पड़ रहा है कि गुलाब का प्रत्यय और लाल रंग का प्रत्यय जो है ये दोनों कैसे हैं, अनुकूल हैं। तो प्रत्ययों की अनुकूलता पता चले, हम अनुकूलता का प्रत्यक्षीकरण करें या फिर प्रतिकूलता का प्रत्यक्षीकरण, तभी ज्ञान कहलाएगा। अकेला कोई प्रत्यय ज्ञान नहीं है। यानी किसी वस्तु का प्रत्यय जो एक खड़ा हो गया हमारे सामने,
वह ज्ञान नहीं है, बल्कि उस प्रत्यय के साथ अनुकूलता प्रतिकूलता भी हमें पता चले। जैसे कि यह गुलाब है, यह ज्ञान नहीं है, बल्कि यह लाल गुलाब है, यह ज्ञान है, क्योंकि इसमें अनुकूलता भी पता चलेगी और प्रतिकूलता भी पता चलेगी। गुलाब का प्रत्यय लाल रंग के प्रत्यय के अनुकूल है, इसका मतलब ये हुआ, और काले रंग का जो प्रत्यय है उसके प्रतिकूल है, क्योंकि लाल है, काला नहीं है। तो यहाँ पे अनुकूलता प्रतिकूलता का हमें बोध हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, यह ज्ञान कहलाएगा, यह गुलाब लाल है। तो इसको ऐसे भी समझाते हैं कि प्रत्ययों के संबंधों का प्रत्यक्षीकरण जो है वही क्या है, वही ज्ञान है। ठीक है, यानी कि जहाँ प्रत्ययों के बीच हमें कुछ संबंध का हम प्रत्यक्ष कर पाएं, जैसे कि यहाँ लाल प्रत्यय जो है, लाल रंग का प्रत्यय और लाल रंग का प्रत्यय और गुलाब का प्रत्यय, इन दोनों के बीच के संबंध का प्रत्यक्षीकरण हो रहा है कि गुलाब कैसा है, लाल है। ठीक है ना, तो जहाँ प्रत्ययों के बीच की अनुकूलता या प्रतिकूलता हमें पता लगे जहाँ पर, वहाँ पर ज्ञान होगा। वो ये कहते हैं कि ज्ञान वह है जो प्रत्ययों की अनुकूलता या प्रतिकूलता का प्रत्यक्षीकरण करा दे हमारे लिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी। अब अनुकूलता या प्रतिकूलता की यदि हम बात करें तो लॉक कहते हैं ये 4 प्रकार की है अनुकूलता या प्रतिकूलता। एक भेद, अभेद, फिर है युगपत भाव और युगपत अभाव। ये भेद क्या है, ये प्रतिकूलता और अनुकूलता के लिए बताई जा रही है। देखिए भेद, गुलाब लाल है, इसका मतलब क्या हुआ, यह काला नहीं है, यानी कि अन्य प्रत्ययों से इसका भेद करा दिया उसने, तो ये भेद हो गया। गुलाब लाल है, इसका अर्थ यह हो गया, अभेद में यदि लेते हैं तो लाल रंग का जो गुलाब में लाल रंग का प्रत्यय है वह लाल रंग के प्रत्यय के साथ अभेद है ना। जैसे कि मैंने बताया था पहले आइडेंटिटी वाली बात, ए इज ए। तो यहाँ लाल रंग के प्रत्यय में जो गुलाब में लाल रंग है उसका जो वहाँ पर जो गुलाब लाल है उस लाल रंग में और लाल रंग के प्रत्यय में अभेद है। युगपत भाव, युगपत भाव मतलब जो गुण साथ साथ मिलते हैं उनका एक जगह भाव मिले और एक जगह अभाव मिले, इन दोनों बातों को एक तरह समझ लीजिए। जैसे कि गुलाब लाल होता है और कोमल होता है, तो यहाँ पर युगपत भाव है, क्योंकि ये दोनों गुण जो हैं वो गुलाब में उपस्थित हैं, दोनों प्रत्यय हमें गुलाब के साथ मिल रहे हैं, लाल और कोमलता का। और युगपत अभाव में यदि कहोगे तो कुर्सी लाल और कोमल नहीं है, तो यहाँ पर हमें दोनों गुणों का हमें क्या मिल रहा है, दोनों प्रत्ययों का हमें क्या मिल रहा है, लाल और कोमलता के प्रत्यय का अभाव मिल रहा है, तो ये प्रतिकूलता है एक तरह से। तो हम अनुकूलता प्रतिकूलता को 4 वर्गों में विभाजित करके इस प्रकार से लॉक उसे समझा देते हैं। ठीक है, तो ये थी जॉन लॉक की ज्ञान मीमांसा, जो थोड़ा छोटा करके समझाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी बड़ी हो गई, 43 और 5 मिनट की हो जाएगी। चलिए खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।